आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। कहते हैं कि भरोसा है तो हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और यही भरोसा था कि आज हम वो लक्ष्य हासिल कर पाए हैं जिसकी हमने उम्मीद की थी। तब उम्मीद की थी जब हमें इसके बारे में शायद कुछ भी नहीं पता था। कोरोना रोधी टीकाकरण 100 करोड़ डोज की एक ऐतिहासिक उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। बहुत सी चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा था। इस दौरान हमें कुछ भी नहीं पता था, वैक्सीन हमारे पास नहीं था, 135 करोड़ की जनता को हमने टीका लगाना था, सबको बचाना था। फिर धीरे धीरे भरोसा बढ़ता गया और हमने वो लक्ष्य हासिल कर दिया। इस दौरान कई विशेषज्ञ हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे, जो लगातार बारीकी से देश की स्थिति पर भी नजर रखे हुए थे, देश के अनुसंधान पर भी नजर रखे हुए थे, और लगातार हम अपने इस कार्यक्रम से प्रचारित भी कर रहे थे कि कोरोना का टीका लगवाना कितना महत्वपूर्ण है। और आज हम सब ने मिलकर वो उपलब्धि हासिल कर ली है। डॉक्टर पीयूष रंजन आज हमारे साथ हैं। डॉक्टर पीयूष, कार्यक्रम की हम शुरुआत अब बस यहीं से करते हैं कि बहुत सी बाधाएं थी, बहुत सी चुनौतियां थी, लेकिन आज हम वैक्सीन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं। केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि हम दूसरे देशों के लिए भी हम वही टीका सप्लाई कर रहे हैं, और उन भी पूरी तरह से हमारे पर अब निर्भर हो चुके हैं। क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां थी और अब हम उस स्थिति पर अब कहां पर पहुंच चुके हैं? डॉक्टर रंजन। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपको नमस्कार कहता हूं, और आपके माध्यम से मैं देश के तमाम सुनने वाले जो राष्ट्रीय रेडियो चैनल के साथ हमारे साथ जुड़े हैं सबको नमस्कार करता हूं। और ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि जैसे कहते हैं कि हर एक चुनौती में कुछ न कुछ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी छुपी होती है जी। तो कोविड-19 की जो वैश्विक महामारी थी, उसमें बेशक उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़े, लेकिन कुछ अच्छी बातें हैं जिस पर कि हमें सदियों तक गर्व होता रहेगा। वह यह, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि बहुत कम समय में हमने पूरे विश्व भर के लिए, बल्कि जो एक कोविड वैक्सीन बनाया, वो अपने आप में एक कीर्तिमान और गर्व की बात है। 10 महीने अंतराल में, जबकि तमाम विकसित देश और तमाम जो शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं कि कई सारे कैंडिडेट वैक्सीन थे, लेकिन उसके बीच में जो 2 हमारी वैक्सीन थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो अंत तक में सबसे ज्यादा सुरक्षित और सबसे ज्यादा प्रभावकारी साबित हुई। तो ये हम सबों के लिए गर्व करने की बात है। इस वैश्विक महामारी में जिस तरह से कि हमने खुद अपनी तकनीक से एक जो वैक्सीन डेवलप किया, वो हमारे अपनी जनसंख्या के काम आया। और जैसा कि अभी हमने हाल में देखा है कि 100 करोड़ के वैक्सीनेशन के लक्ष्य को हमने अभी सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये पूरे देश के लिए एक गर्व की बात है। और इन सबों के साथ, जैसा आपने बिल्कुल शुरू किया, कि सबों के सतत प्रयास से, सबों के साथ मिलकर कोशिश करने से हम इस कार्य में लगभग सफल होने की दिशा में अग्रसर। जी। डॉक्टर पीयूष, इस दौरान कोरोना का जो टीका था वो देश के कोने कोने तक पहुंचाना भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल था, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों ने और आप सब ने मिलकर उस कार्य को भी भली भांति और बहुत सुरक्षा तरीके से पूरा कर दिया है। लेकिन अब क्या हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि हम कहें कि हम कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षित हैं? जी, मैं आपकी इस बात का जवाब मैं अपनी कविता की 2 पंक्तियों से देना चाहूंगा कि कुछ देर और चलो, सफर अभी अधूरा है, हाथों में लिए हाथ चलो, सफर अभी अधूरा है। चाल न धीमी करो, सफर अभी अधूरा है, जोश के साथ बढ़ते चलो, सफर अभी अधूरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्र के नाम अपने संदेश और संबोधन में कहा कि भले ही हम लोगों ने अभी 100 करोड़ के टीका के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और जल्दी हम पूरी जनसंख्या को टीकाकरण करने में सफल हो पाएंगे, लेकिन इसमें उन्होंने भी अपील किया, और उनके इन शब्दों को मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को कहना चाहूंगा कि चाहे लोगों ने टीका ले लिया हो या टीका नहीं लिया हो, या टीका लेने के क्रम में हो, उन सबों में वो टीका लेने के पहले और टीका लेने के बाद भी
जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई ना करें। बेशक ये हमारे लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच है, लेकिन सुरक्षा कवच का ये मतलब नहीं होता है कि हम अपनी तरफ से जो भी सुरक्षा के जो दूसरे एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें किसी भी तरह की शिथिलता बरतें। जी। तो ये सबसे आवश्यक बात है जो कि इसमें बात है। डॉक्टर पीयूष, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कवच है पर कोताही हमें बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं करनी। डॉक्टर पीयूष, यहाँ से भी अब एक सवाल उठता है कि जब हमारे पास केवल 2 ही टीके उपलब्ध थे, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, और अब जब आने वाले कुछ वक्त में, कुछ और समय के बाद हमारे पास कुछ और टीके पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाएंगे, बच्चों के लिए भी उपलब्ध हो जाएंगे, तब इस टीकाकरण में और तेजी आने की संभावना है और तेजी आएगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लगभग अपनी काफी सारी जनसंख्या को हम पूर्ण रूप से टीका लगा चुके होंगे। ऐसे में डॉक्टर साहब, कुछ जनसंख्या के कुछ व्यक्ति, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें टीके की दोनों डोज लग चुकी होंगी और कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्हें टीके की सिर्फ एक सिंगल डोज लगी होगी। ऐसे में खतरा अभी कितना बाकी है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा। हमारे ही जो टीम के द्वारा जो एक वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया था, जो एक हमने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, उसमें यह है कि दोनों टीका लेने के 14 दिन के बाद, जबकि हम लोग दोनों डोज लेने के 14 दिन के बाद, जबकि हम लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड कहते हैं, तो एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, उसकी तुलना में इन्फेक्शन होने के बाद सीवियर डिग्री ऑफ इन्फेक्शन होने की संभावना लगभग 90% तक कम हो जाती है। और ये जो प्रोटेक्शन है वो इंक्रीमेंटल डोज के अनुसार है, यानी कि फर्स्ट डोज के 14 दिन के बाद ही ये जो हमारा जो प्रोटेक्शन है वो शुरू हो जाता है। तो इसमें ये जरूरी आंकड़ा ये रखना है कि 100 करोड़ के लक्ष्य को पाना गर्व की बात है, हम सभी गर्वान्वित हैं, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें मात्र 30 करोड़ ही ऐसे लोग हैं जो कि दोनों डोज को ले पाए, और 30 करोड़ में से भी, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं उसमें से भी लगभग 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज को लिया है और उसके बाद सेकेंड डोज को वो किसी भी तरह से उन्होंने मिस कर दिया है, चाहे वो किसी काम में उलझ गए हों या व्यस्त हो गए हों या और कुछ बात है, या फिर ऐसे ही उनको लगा हो कि अब तो कोविड है नहीं तो ये क्यों हम दूसरी डोज को लें, चाहे जो कोई भी वजह हो। तो ये वैक्सीन को लेकर जो हेजिटेंसी है और जो सुरक्षा को लेकर के जब आसपास हम लोग देखते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, तो लोग जो कोताही बरतते हैं उसमें बिल्कुल भी कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं। बहुत जल्दी हम लोग जो है वो अपनी जो पूरी जनसंख्या, अगर हम लोग लगभग अभी 130 करोड़ के आसपास हैं, 130 करोड़ में से जो 18 साल से ऊपर की आयु के वर्ग के लोग हैं वो लगभग 60% हमारी पूरी जनसंख्या का, यानी कि लगभग 80 करोड़ आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो कि वैक्सीन के लिए एलिजिबल है। एक मोटे अनुमान के तौर पर मैं कह रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो उस 30 करोड़ में से 80 करोड़ जो जनसंख्या जो कि वैक्सीन के लिए एलिजिबल है आज की तारीख तक, तो उसमें से लगभग 30 करोड़ ने ही पूरे डोज को लिया है, यानी कि 40% लोगों ने ही ये पूरे डोज को लिया। बेशक इसमें से इम्यूनिटी जो डेवलप किया होगा, जो हर्ड इम्यूनिटी के लिए जो एक मैजिकल फिगर जो हम लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि 80% अगर टोटल पॉपुलेशन का या तो वो वैक्सीनेशन के द्वारा या वाइल्ड इन्फेक्शन के द्वारा इन्फेक्टेड होने के बाद अगर इम्यूनाइज हो जाता है, ये अपने सुरक्षा चक्र की वजह से बाकी बचे लोगों को भी बचा सकता है। तो जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि कवच है लेकिन कोताही नहीं है, तो इस बात में जो छिपा हुआ संदेश ये है कि हम लोग वैक्सीनेशन जरूर हम लोग 100 करोड़ को पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी हमें 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन के इम्यूनाइजेशन स्कीम में अभी हम लोग थोड़ी दूर पर हैं, और इस चीज में जो है कुछ महीनों का वक्त लग सकता है, और जब तक ये वक्त लगे तब तक हमें किसी भी तरह से जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं उसमें किसी भी तरह से हमें शिथिलता नहीं बरतनी है। जी डॉक्टर, 2021 अभी चल रहा है। अगर हम इसे एक चक्र की तरह इसको समझने की अगर हम कोशिश करें कि जो अग्रिम पंक्ति के योद्धा थे, जो स्वास्थ्य कर्मी थे, आप डॉक्टर्स और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्हें दोनों ही वैक्सीन लग चुकी हैं और दोनों वैक्सीन लगने के बाद भी टाइम पीरियड काफी गैप आ चुका है। ऐसे में अब जो कुछ नए लोग हों उनको दोनों वैक्सीन लगेंगी। ऐसे में ये क्रम जो चलता रहेगा, एक चक्र चलेगा, कुछ लोगों के एंटीबॉडीज कम भी होंगी। ऐसे में फिर क्या बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, और क्या वो चक्र तब जाके कंप्लीट होगा कि जब सबको जो है वैक्सीन लग जाए, बूस्टर डोज भी लग जाए, भले ही इसमें 1-2 साल और आगे लगे, तभी हम कोरोना से पूरी तरह निजात पा सकेंगे?
देखिए, इसमें ये आपने जो सवाल अभी पूछा है वो अभी अनुसंधान का विषय है जी। कि 2 डोज के बाद आगे क्या। हम्म। जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज हैं, उसका जो एक मोटे अनुमान के तौर पर हम लोगों ने देखा है कि 7 महीने से लेकर के 1 साल तक ये रहता है। और हम्म। इसमें भी देखा गया ये एंटीबॉडी जो है उन लोगों में जिनको कि वैक्सीनेशन के बाद भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ये एंटीबॉडी जो है वो लंबे समय तक परसिस्ट करता है। और या जिन्होंने वैक्सीनेटेड नहीं भी कराया है लेकिन अगर वो इन्फेक्शन के बाद ठीक हो गए हैं तो उसमें भी नेचुरल इम्यूनिटी रहती है। तो इसमें जो एक जो नेचुरल जो हमारी जो जो अभी वैज्ञानिक विचारधारा चल रही है कि इसमें शायद फिर से समय समय पर बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़े। तो लेकिन अभी के समय में जो हम लोग ऐसा अभी जो विश्व भर में कहीं भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है जिसमें कि मास इम्यूनाइजेशन के लेवल पे हम लोग बूस्टर डोज हो गए हैं। जी। हालांकि 2-1 पाश्चात्य देश में जो है उन लोगों ने बूस्टर डोज लगाना शुरू भी कर दिया है और हम भी ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद पॉपुलेशन में जो है वो फिर से बूस्टर डोज लगाने की जरूरत पड़े। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है जो 2 मोटी बात 2-3 मोटी बात इवन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन भी पुनरावृत्ति के जोखिम पर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जिन्हें मौका मिले वो चरणबद्ध ढंग से जरूर वैक्सीनेशन को लगवा लें, नंबर 1। और वैक्सीनेशन लगवाने के पहले और बाद में भी किसी भी तरह से जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतें। जी। डॉक्टर, 100% वैक्सीनेशन होने में तो अभी वक्त लगेगा। 100 करोड़ डोजेस की एक उपलब्धि हमने हासिल कर ली है। अगर देखा जाए तो हम वैक्सीन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुके हैं, लेकिन इस वैक्सीन के साथ साथ भी और बहुत सी चुनौतियों का हमने सामना करना पड़ा। हमें स्वास्थ्य कर्मी उतने अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स उस तरह से अवेलेबल नहीं थे, डॉक्टर्स जो थे उस तरह से उनको उतना नॉलेज नहीं थी इस कोरोना के बारे में। धीरे धीरे सबने अपना ज्ञान अर्जित किया। आपको क्या लगता है भविष्य में अगर इस तरह की महामारी आती है या बढ़ती है तो किस तरह के डॉक्टर्स और किस तरह के स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ सकती है? जी, ये आपने पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा। देखिए, जब शुरू में यह बीमारी आई तो बीमारी में बेशक ये एक नई बीमारी थी और इसने अपने क्वांटम ऑफ स्पीड से और क्वांटम ऑफ इफेक्ट से हम सबों को चौंका दिया। शुरू में लोग डिनायल में और भी महामारी आई, स्वाइन फ्लू का आया, हर एक 10 साल में एक बार जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाली महामारी आती है, बीच में निपा वायरस भी आता है। तो वैज्ञानिक शोध अनुसंधान और उसके लिए जो उपाय हैं वो सतत प्रक्रिया है, वो चलते रहती है। और बिल्कुल आपने शुरू में कहा कि शुरू में जो है ज्यादातर जो शुरू में जो है लोग धीरे धीरे ज्ञान को अर्जित कर रहे थे, कैसे ये बचेगा, कौन से सुरक्षा के मानक होंगे जिसके द्वारा कि ये बच पाएगा, इलाज में हम क्या करेंगे। शुरू में जो है हमने देखा कि बहुत सारी दवाइयां जो थी जो शुरू में बहुत इफेक्टिव मान रहे थे और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो कम इफेक्टिव माना गया। तो धीरे धीरे ये इवॉल्व है, लेकिन अभी जो है मोटे तौर पर स्थिति जो है वो साफ है, स्पष्ट है। और जो स्थिति साफ और स्पष्ट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये कि बचाव ही सबसे बड़ा इसका हथियार है। जी। तो इसलिए ये जरूरी है कि बचाव के सभी साधन का प्रयोग करते रहें। भविष्य में अगर कभी ऐसा होगा तो जरूर उसके लिए जो जब कभी भी है कहते हैं कि वो इंसानी हौसले के आगे हर मुसीबत को हमने पिघलते देखा है, वक्त कैसा भी हो हमने हर वक्त को बदलते देखा। जी। और उम्मीद है कि जी जब कभी भी ऐसा मौका आएगा, अगर कोई ये पेंडेमिक जो है मानव सभ्यता के इतिहास में आखिरी पेंडेमिक होगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। 5 साल 10 साल के बाद जैसा इतिहास रहा है अगर हम लोग देखें तो 10 साल में एक बार एक पेंडेमिक जरूर आता है। जी। हो सकता है फिर ये आए, इस बार कोविड कंट्रोल हो जाए या फिर जो है फुली वर्ल्ड जो है इम्यूनाइज हो जाए। जैसा अभी लगता है कि लगभग नियंत्रण की स्थिति में है, सिर्फ कुछ महीने और बचे हुए। जी। तो जब तक कि फुल्ली इम्यूनाइज ना हो जाए, वैक्सीनेटेड ना हो जाए, तब तक स्थिति जो है वो नियंत्रण में रहनी चाहिए। बस कोताही नहीं बरतनी है। बहरहाल सीधा महाराष्ट्र का रुख करते हैं। हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं ठाणे से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी। सर मेरा सवाल है, अभी जो अपने देश में 100 करोड़ के ऊपर वैक्सीन लग चुकी है सर। अभी ये जो 15-20 हजार जो केसेस तो आ रहे हैं, तो उनमें तो किसी को मतलब किसी ने 1 डोज या 2 डोज भी लिए होंगे, ऐसे भी लोगों को सर इसका इन्फेक्शन दोबारा भी हो चुका होगा। सर मेरा ये सवाल है कि
ये जो वैक्सीन लेने के बाद 2 वैक्सीन लेने के बाद सर ये जो वायरस की जो मोर्टेलिटी और इंटेंसिटी और जो वायरल लोड उनमें क्या फर्क समझ में आया? जो मतलब जिन्होंने ये अपना वैक्सीन नहीं लिया हो उनके मुकाबले, और ऐसे लोगों को आईसीयू में जाने की नौबत आती है क्या सर? थैंक यू सर। डॉक्टर रंजन जी, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं बहुत संक्षेप में तमाम लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल सरल भाषा में इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। जी देखिए, 2 अलग अलग टर्म है, गेटिंग इन्फेक्टेड यानी इन्फेक्शन होना, संक्रमण होना, एंड गेटिंग डिजीज यानी बीमारी का होना। इन्फेक्शन का मतलब कोई भी जो है इन्फेक्टेड, ये कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के अंदर चला गया तो हम लोग उसको इन्फेक्टेड कहते हैं, ठीक है। एंड गेटिंग डिजीज मतलब कि जबकि वो माइक्रोबियल जो हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमताएं जो है उस माइक्रोब के प्रभाव में आकर के जब होती है और उसके कारण हमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं तो हम लोग गेटिंग डिजीज कहते हैं। जी। कोई भी वैक्सीनेशन जो है वो इन्फेक्शन को नहीं बचाता। यानी कि इन्फेक्शन, अगर आपने ये टीका क्या कोई भी टीका हो गया, ट्यूबरक्लोसिस का टीका हो गया या और भी दूसरे जो है ओरल पोलियो का जो टीका हो गया या कोई भी जो ऐसा हुआ, उससे इन्फेक्शन होता है। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद या तो बीमारी का लक्षण बहुत ही माइल्डर फॉर्म में रहता है या फिर या होता ही नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक के फॉर्म में होता है। कोविड-19 में जो मोटा मोटी तौर पर हम लोगों ने देखा था कि जो पहले भी जो इन्फेक्शन होता था उसमें 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक या बिल्कुल माइल्ड फॉर्म में निकल जाते थे, मामूली नजला खांसी ऐसे करके बाद जिसको कि हम लोग ध्यान भी नहीं देते थे। 20% ऐसे लोग थे जिसमें कि ये मॉडरेटली ये होता था और 5% से लेकर के 10% ऐसे होते जिनमें कि सीवियर फॉर्म, जिनमें कि सांस की तकलीफ होती थी, और जिन लोगों को इन्फेक्टेड होता था उसमें 2 से 3% ऐसे लोग थे जिनकी की मृत्यु हो जाती थी इस बीमारी की वजह से। ये मोटा मोटी है अगर वैक्सीनेशन नहीं होता था तो। अब वैक्सीनेशन होने के बाद इन्होंने जो बड़े अच्छे सवाल पूछे कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल भी वैक्सीनेटेड नहीं है और एक ऐसा व्यक्ति जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड, दोनों की में अगर तुलना करें तो गंभीर तरह की बीमारी के होने की संभावना लगभग 20 गुना कम रहती है अगर एक व्यक्ति जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड हो वर्सेस वैक्सीनेटेड ना हो। तो यानी अगर हम लोग इस आंकड़े को देखें तो पहले अगर जो वैक्सीनेटेड 100 लोगों को इन्फेक्टेड होता था तो उसमें लगभग 8 से 10 ऐसे लोग थे जिनको की गंभीर तरह की बीमारी हो सकती थी। जी। तो उसमें 20 गुना कम, यानी कि 100 में से सिर्फ एक आदमी को गंभीर बीमारी, इन्होंने आईसीयू की बात करी तो आईसीयू की बात जो पहले अगर जो टोटल इन्फेक्टेड आदमी में 5 से लेकर के 10 आदमी को अगर जाने की संभावना रहती थी आईसीयू में, ऑक्सीजन थेरेपी और दूसरी चीज की जरूरत पड़ती थी, तो वैक्सीनेटेड में ये 20 गुना कम, यानी कि 100 में 200 में एक आदमी को ऐसा हो जाए। तो वैक्सीनेशन का अपना प्रोटेक्टिव एस्टैब्लिश जो प्रोटेक्टिव असर है वो तो है ही, वो लगभग 20 गुना कम आपको हो जाता है गंभीर तरह की बीमारी, और मोर्टेलिटी में भी उसी तरह से और भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसी तरह से समझने की बात है। तो अगर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है, खत्म करना है, तो हमें वैक्सीन को तो हमें बीमारी से बचाएगा, लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क का लगाना, भीड़ भाड़ वाली जगह से बच करके रखना, छींकने खांसते समय जो कोई भी पर्सनल हाइजीन है, उन सबों का पालन करते समय हम न सिर्फ डिजीज को बल्कि इन्फेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी। कोरोना इम्पोर्टेंट बात है उन्होंने जो उन्होंने पूछी उनकी सवाल। कोरोना जागरूकता श्रृंखला में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग में डॉक्टर पीयूष रंजन। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। बहरहाल इस समय दिल्ली से धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी नमस्कार। आज क्या प्रश्न है आपका, क्या जिज्ञासा है आपकी? जी। धर्मवीर जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा इको आ रहा है, आप अगर रेडियो के पास है तो थोड़ा सा उसे दूर हो जाइए या थोड़ा सा कम कर दीजिए उसका वॉल्यूम। हेलो। हाँ, आप कहिए धर्मवीर जी, क्या प्रश्न है आपका? हेलो। जी, धर्मवीर जी से हमारा संपर्क सही से नहीं हो पा रहा है।
अब अपनी चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पीयूष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान किस तरह के डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत आन पड़ी थी, या कब सबसे ज्यादा जरूरत किस तरह के डॉक्टर की रही? मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स की जरूरत ज्यादा रही या दूसरे अन्य विशेषज्ञों की जरूरत ज्यादा रही? जी, जैसा हम लोगों ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जो काम किया और जो पूरे देश भर के लिए जो हम लोगों ने दिशा निर्देश जारी किए, गाइडलाइन बनाए, जी, उसमें विशेषज्ञ मेडिसिन के हों, एनेस्थीसिया के हों या दूसरे डिपार्टमेंट के हों, सभी के बीच में जो बैरियर को खत्म कर दिया और ये शिफ्ट वाइज होकर के तमाम जितने भी एमबीबीएस पास डॉक्टर थे जो अलग अलग स्पेशलिटी के थे, सभी डॉक्टर्स ने मिलकर के इसमें योगदान दिया। क्योंकि ये प्रमुख तौर पर जो है इन्फेक्शन से रिलेटेड डिजीज है और इसलिए इसमें जो मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं उनका प्रमुख तौर पर योगदान रहा। और साथ भी जो एक बहुत छोटे से जो ग्रुप के लोग होते हैं जिन्हें की वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है, तो उनमें आईसीयू में ट्रेन डॉक्टर जो थे उनकी मदद की भी आवश्यकता पड़ी। लेकिन ओवरऑल अगर इसको होलिस्टिकली अगर आप देखें तो मैं अभी भी ये मानता हूं कि ये पब्लिक हेल्थ डिजीज ज्यादा है। तो उसमें जो प्रिवेंटिव मेडिसिन वाले जो डॉक्टर हैं जो कि मूल तौर पर ये थे जो बल्कि डॉक्टर ही क्यों, मैं तो ये कहूंगा कि जो जन जागरूकता फैलाने में जो हमारी जो संचार माध्यम जो है, चाहे वो टीवी हो या दूरदर्शन हो या फिर वो रेडियो ये आकाशवाणी हो, उन सबों ने भी एक बीमारी को बचाने में और इससे संबंधित भ्रांति को फैलने में रोकने में बहुत बड़ा काम किया। जी, आइए बढ़ौत चलते हैं उत्तर प्रदेश के, जहां से महेश शर्मा जी हमसे जुड़ चुके हैं। उनका प्रश्न, उनकी जिज्ञासा सुनते हैं। स्वागत है आपका महेश जी, क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार जी। नमस्कार। मैं जानना चाहता हूँ जी, त्योहारों के कारण जो है बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग बाग मास्क भी नहीं लगा रहे, न दूरी का पालन कर रहे। ये बताओ उनसे कैसे बचा जाएगा बीमारी से? जी, डॉक्टर पीयूष, वैक्सीन लग चुका है, कोरोना के मामले भी कम आ रहे हैं, लेकिन शायद आम जनता कहीं ना कहीं कोताही बरत रही है। जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में भी आपने कहा कि हमें कोताही नहीं बरतनी है, तो सीधा सीधा हम एक संदेश आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं अपने श्रोताओं को, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, 2-3 मोटी बातों को याद रखें जी। कि अभी जो आंकड़ों के आधार पर भी अगर हम लोग देखें तो हम लोग जो है टोटल जो हर्ड इम्यूनिटी पाने के से अभी थोड़े दूर हैं और टोटल जो कंप्लीट वैक्सीनेशन और इसमें जबकि हम लोग एक पूर्ण विराम लगाएंगे उसमें अभी कुछ महीने का वक्त है। उस कुछ महीने के वक्त में ये फिर से जो है अचानक ये फिर से जो तीसरी लहर जो ना आ जाए, उसके लिए सबसे ज्यादा जो अचूक हथियार है वो है हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। जरूर जब हम अपने आसपास में देखते हैं कि वो बीमारी हो ही नहीं रहा है तो आदमी के जो प्रोटेक्टिव जो बिहेवियर है, जो सुरक्षा के उपाय हैं, उसमें थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है, जो पिछले सेकेंड वेव में भी हमने देखा कि यही शिथिलता जो है हमारे लिए जानलेवा साबित हो गई। तो मेरा आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को से अपील होएगा कि अभी कम से कम कुछ महीने तक जो है, जब तक कि पूर्ण तौर पर जो है केसेस का आना खत्म ना हो जाए, तब तक हमें जो है वो सारी किसी भी तरह की ढील कोताही नहीं बरतनी चाहिए। बाहर निकलने का जो कि गैर जरूरी चीजें हों उसमें कर्टेल करें और बाहर निकले तो पूर्ण मास्क को पहन करके निकले, अपने हाथ को साफ करके ये रखें। और जो 5% ऐसे लोग हैं जो कि एक बार वैक्सीनेशन लेने के बाद दूसरे डोज को नहीं लिए हैं, तो वो जरूर अपने डोज को पूरा करके सुरक्षा चक्र को, सुरक्षा कवच को तो जरूर पूरा करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि इसमें एक व्यक्ति का 2 तरह से योगदान दे सकता है। एक तो खुद एप्रोप्रिएट बिहेवियर का वो पालन करके अपने आप को बचा सकता है, अपने परिवार के जो नजदीकी लोग हैं उनको बचा सकता है, लेकिन साथ ही साथ हर एक आदमी की एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जिम्मेदारी ये है कि खुद भी वो एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करे और अपने आसपास के लोगों को भी विनती पूर्वक जो है और उनसे आग्रह करके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने के लिए कहे, तभी हम लोग इस महान पर्व में जो है वो पूर्ण तौर पर सफल हो पाए। जी, महान पर्व, ये एक बहुत अच्छा आपने शब्द दिया है, महान पर्व। वाकई 100 करोड़ टीके लगवाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात। जी। बहरहाल अब दिल्ली से धर्मवीर जी एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं अपने सवाल के साथ। धर्मवीर जी, क्या प्रश्न है आपका?
नवीन जी नमस्कार। हाँ। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं धर्मवीर। जी डॉक्टर साहब, हमने क्रांतिकारियों के तो नाम बहुत सुने थे पर देखा नहीं था। आज हम अपने जो क्रांतिकारी सेनानी हैं, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, जो वैज्ञानिक हैं, आप आज उनसे बात भी कर पा रहे हैं, उनको हम सुन भी पाते हैं और देख भी पाते हैं, उनकी फोटो भी देख पाते हैं अखबारों में और वैसे भी। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, जो आपने इतना महान हमारा काम किया और जो इतिहास में आप लोगों का नाम दर्ज रहेगा। मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, छोटी सी हिमायत करूंगा क्षमा मांगते हुए कि आप लोगों ने जो अब जितनी मेहनत करी है, आज आने वाले टाइम में, जैसे पिछले टाइम में हमारे को ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, तो अब हमारी कितनी तैयारियां हैं और इसके लिए हम आप निर्भर हैं, आपके ऊपर भरोसा है। आप सब हमारे डॉक्टर जो भी वैज्ञानिक हैं और हमारे प्रधानमंत्री जो हम उनकी अनुसार चल रहे हैं। धन्यवाद जी। डॉक्टर क्योंकि समय कम है, मैं बहुत जल्दी 3 वाक्य में इनकी बात को खत्म करता हूँ जी कि हम लोगों ने जो भी सफलता प्राप्त की है, वो डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, वैज्ञानिक हो, वो आम लोगों की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं था। तो आम लोगों की भागीदारी जो अब तक में इस बीमारी को लड़ने में हुई, हम ये उम्मीद करते हैं कि इसमें आगे भी वो उसी तरह से शामिल होते रहेंगे। और उसके लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अफवाहों और गलत जानकारी से अपने आप को दूर रखना। ईश्वर न करे कि कोई भी जो है वो तीसरी लहर या ऐसी चीज आए, लेकिन जरूर जो पहले के 2 लहर से हम लोगों ने सबक लिया है और इसके संबंधित हमारी तैयारी भी है। लेकिन इस तैयारी की आवश्यकता न पड़े, इसके लिए आम जनों को अभी भी ये कोशिश करनी पड़ेगी कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें और जो तैयारी हमारे लिए इस बीमारी के किसी भी संभावित तीसरी चौथी चक्र के लिए जो कोई भी थी, उसकी आवश्यकता ही न पड़े। जी। डॉक्टर पीयूष, चलते चलते एक प्रश्न और इस समय मन में कौन रहा है वो आपसे जानना चाहते हैं कि यूके में और रशिया के अंदर मामले जो है एक बार फिर उठान पर है, कुछ बढ़ रहे हैं। क्या ये सब अब भारत में भी होगा क्या? जी, यूके में हो, रशिया में हो और फिर चाइना में भी अभी जो है वो कुछ नए वेरिएंट ये आए। तो देखिए, ये फिर से आ सकता है। अभी तक जो है, अगर ये वायरस का चाल चेहरा अगर बदल जाए, कोई बड़ा म्यूटेशन हो जाए, तो फिर से जो अब तक का प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी वो खत्म हो सकता है। चाइना में स्पेशली ये देखा गया कि जो उनके यहाँ जो वैक्सीन थे वो उतने कारगर नहीं थे। लेकिन हमारे लिए जो अब तक जो भी सुरक्षा के उपाय हैं वो ये बताते हैं कि जिन लोगों को या तो पहले इन्फेक्शन हो गया या फिर से जो वैक्सीनेशन के बाद जो सेकेंड टाइम इन्फेक्शन में, वैसी कोई भी ज्यादा गंभीरता की बात नहीं रही है। इसलिए ये इसके आने की संभावना अभी थोड़ी कम है, जैसा कि विशेषज्ञ मानते हैं। लेकिन फिर भी किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतनी है और जितने भी सुरक्षा संबंधित उपाय हैं उनका पालन करते रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए और मिलजुल करके इस महान पर्व में को हम लोग पूरा करते हैं। जी। डॉक्टर पीयूष, हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए और बार बार हमारे सुनने वालों को ये बताने के लिए कि कवच तो है पर आपको कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी, आपके माध्यम से तमाम सुनने वाले लोगों से जुड़ने का मौका मिला, आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी। श्रोताओं, आज के इस अंक में हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारी बातें हमने डॉक्टर पीयूष के साथ की, जिसका निचोड़ अगर हम निकालें, अगर समाप्त करें आज के इस कार्यक्रम को, तो मोटी मोटी बात यही आती है कि आपको कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। आपके जो मास्क हैं, जो अब चेहरे से हट चुके हैं, खासकर देखा गया है कि आप मास्क पूरी तरह से नहीं लगा रहे, ठीक है, उन मास्क को लगाना कितना जरूरी है, डॉक्टर पीयूष ने इस बात पे बार बार जोर दिया। भले ही हम दोनों टीके लगा चुके हैं, भले ही हम एक टीका लगा चुके हैं, भले ही हमारे पास कवच है, लेकिन हम एक बार फिर कहेंगे कि हमें कोताही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। और चलते चलते आपको बता दें कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत हम जो है वो 102 करोड़ के आंकड़े तक पहुंच चुके हैं टीका लगाने के अपने इस कार्यक्रम में। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 68,48,000 से भी ज्यादा टीके जो हैं आज लगाए जा चुके हैं। बहरहाल आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, लेकिन जो कुछ भी आज आपने सीखा है, जो कुछ भी आज आपने सुना है, उस पर जरूर जो है आप अपनी नजर रखेंगे। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।